रमजान ईद और बकरी ईद मनाते हैं। तो बकरी ईद के टाइम के ऊपर जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया था, मेरे हिसाब से हजारों की तादाद के अंदर जो बकरे हैं वो गुजरात के बॉर्डर के ऊपर, अलग अलग राज्यों के बॉर्डर्स के ऊपर है तो रोक दिए गए थे कि महाराष्ट्र सरकार उसको आने नहीं दे रही थी। और ऐसे हालात के अंदर हमें खुशी है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष फैयाज साहब और हमारे महिला विंग के अध्यक्ष वो भी थे ना साथ, रिजवाना मैडम, ये सब वहां पे जाके गुजरात के बॉर्डर के ऊपर धरना आंदोलन करने के लिए बैठे थे उसमें। लेकिन पता नहीं है कि ये जो सरकार है उसने तय ही कर ली थी कि हम त्योहार होने ही नहीं देंगे करके। तो हमको खुद हैरानी हो रही थी कि इस तरह का एक अड़ियल रवैया जो सरकार ने अपनाई थी। और ये तो सिर्फ एक शिवसेना की सरकार नहीं है, इसके अंदर तो वो सरकारें भी है जो इतने सालों तक मुसलमानों के वोट हासिल करते आई है, कांग्रेस और एनसीपी के, और वो लोग भी खामोश बैठे हुए थे। तो हमको बड़ी हैरानी हो रही थी। तो इस बार हम अपने तौर के ऊपर तो सरकार से यही कहेंगे कि अब ये जो आने वाला हमारा त्योहार है इसको अच्छे तरीके से मनाने दिया जाए। और अच्छे तरीके का मतलब ये है, हम एक तरीके से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार आपकी है, आप अगर अच्छे फैसले लेंगे तो हम उसको कबूल करेंगे। नहीं तो एक बात हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो मतलब हमारे लोगों को परेशान करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, तो हम एक बात उनको बता देना चाहते हैं कि सरकार तुम्हारी रहेगी, हुकूमत हमारी चलेगी। हमको हमारे को जोर जबरदस्ती करने मत दीजिएगा। अच्छे तरीके से त्योहार आए हैं और हम सिर्फ ईद की ही बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले जितने भी त्योहार है आपको प्रतिबंध क्या क्या लगाने का है उसके अंदर, वो उसका ख्याल तो हम वैसे भी रखते हैं। और हर एक त्योहार अभी तक आपको कॉपरेट करके ही सबने ये किया। लेकिन इस तरह से बॉर्डर के ऊपर कितने व्यापारियों का नुकसान हुआ था। लोगों ने तो ऑनलाइन कहा था कि नहीं आप पैसा नहीं दे सकते, ऑनलाइन लोगों ने पैसा भर दिया था। तो कितने सारे लोगों का इसका नुकसान हुआ था, ये सरकार को सोचना चाहिए था। जैसे कि एमआईएम पार्टी लोगों के हित में काम करे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी में, लेकिन धारावी विधानसभा क्षेत्र में तो मुस्लिम वोट बैंक है, वहाँ पे आपकी पार्टी के स्टूडेंट विंग प्लस आपकी बेसिक पार्टी में ही आपस में मुठभेड़ चल रहा है। स्टूडेंट विंग एफआईआर करते हैं, बेसिक पे बेसिक वाले करते हैं स्टूडेंट विंग पे। तो ऐसे रहेगा तो आप लोग इलेक्शन में कैसे, वहाँ से 7 वार्डों में कैसे आप लोग अपने चुनाव करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मतलब पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा है। 2 इंडिविजुअल्स, 2 शख्सियतों के बीच में झगड़ा हो सकता है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन हम उसको भी बहुत गंभीरता से लिए है उस इश्यू को भी। और यकीनन हम ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर। फैयाज साहब ने भी ये साफ किया है। हमने पार्टी की तरफ से भी एक पैगाम सबको देना चाह रहे हैं कि पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का डिसिप्लिन हर एक को मेंटेन करने का है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूं तो दूसरे ही दिन उनको घर जाना पड़ेगा उसमें। तो आपको अगर पार्टी के अंदर रहना है तो पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन करिएगा, पार्टी के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करिएगा। जहां जहां पर जिसको रिस्पेक्ट देने का है वो रिस्पेक्ट आपको देना ही देना है करके। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अपने इलाके का बहुत ताकतवर इंसान हूं तो मैं इसको नहीं मानूंगा उसको नहीं मानूंगा करके उसमें। अब हम एक ये कर रहे हैं कि पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, जो डिसिप्लिन है, उसके ताल्लुक से हम रिटर्न के अंदर एक ये दे रहे हैं। कतई मतलब पार्टी है तो बगैर एक्शन लिए हुए रहेंगे नहीं। आने वाले दिनों में पार्टी में कोई नए फेसेस आएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी महाराष्ट्र में, हाँ, अभी बहुत सारे लोग जो है अभी आपने देखे है कि हम जहां जहां पर भी जा रहे हैं पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जैसे जैसे पार्टी की एक्टिविटीज बढ़ेगी, लोगों को अभी एक चीज समझ में आ गई है कि आप किसके साथ जाए। भाई जो लोग हैं तो कांग्रेस के साथ जाते थे वो इसलिए जाते थे कि उनको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। जो एनसीपी के साथ जाते थे उनको ऐसा लगता था कि हम सेना के साथ नहीं जा। अब तो यही एक ही उसके ऊपर आ गए हैं तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट बचा नहीं है सिवाय एमआईएम के। तो वो एमआईएम के पास आएंगे और हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और लोगों को कहेंगे कि वक्त की और हालात यही चीज कर कह रहे हैं या बाकी सबको आजमा चुके हैं, अब एमआईएम के साथ में आइए। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी खड़ी होती है वहाँ का वोट काटा जाता है, बीजेपी और सेना को उसमें तो सपोर्ट मिलता है। ये लोग नहीं कहते हैं, ये लोग नहीं कहते हैं। ये वो पार्टियां कहती है जो ये समझती थी कि मुसलमानों का वोट मतलब हमारी जागीर, इसको कोई ले नहीं सकता है और लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारी जागीर है। ये कैसा इमाम वाले आके तो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं करके। तो जब उनको तकलीफ हो रही है, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, भाई हम तो एक बात साफ कहते हैं
एमआईएम महाराष्ट्र में आई है, कामयाबी मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? अगर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थे, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते थे और कहते थे कि नहीं मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए, अगर आप उनके साथ इंसाफ करते, उनके इलाकों के अंदर तरक्की करते, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते बच्चों को, तो एमआईएम को जगह ही नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि नहीं आपको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए तो ये पार्टी है, देखो कांग्रेस हमारा कितना ख्याल रखती है, एनसीपी कितना ख्याल रखती है। एनसीपी सत्ता में थी, सिवाय मुसलमान नौजवानों को जेल में भरने के और कोई काम ही नहीं किए थे उन्होंने। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के उनके मुसलमान लीडर्स जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही लीडर है ना जो मतलब जब विपक्ष के अंदर बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि हमको रिजर्वेशन है तो दीजिए, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिएगा। वो भारतीय जनता पार्टी से जिसको मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। अब जब खुद सत्ता में आ गए हैं तो हर एक के रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुसलमान के रिजर्वेशन की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो अपील करूंगा जितने भी मुस्लिम एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं, 1 महीने का है तो अल्टीमेटम दे दीजिएगा सरकार को कि 1 महीने के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का फैसला करिए, नहीं तो हम रिजाइन कर रहे हैं करके। आप ये फैसला करिए, पूरी कौम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाएगी, हम खुद उनको कांधे के ऊपर बिठाकर है तो शहर के अंदर घुमाएंगे, ये कौम के हमारे लीडर है करके बताइएगा। लेकिन कुर्सी से चिपक के बैठना है, एमएलए बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, तो अब क्या का फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं। फॉर्म कब याद आएंगी? इलेक्शन में, तो फिर फॉर्म याद आ जाएगी, फिर हमारे जज्बातों के साथ खेला जाएगा करके। करिए ना, आपको मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। कितने ऐसे भाषण हैं उनके कि जहां पर जब वो विपक्ष के अंदर थे तो देवेंद्र फडणवीस को बोलते थे कि इनको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, कोर्ट ने दिया है। अरे आप सत्ता में है ना, आपके एक उसके ऊपर 10 मिनट में आप फैसला कर सकते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है इनको देना चाहिए, लेकिन किसी के मुंह से सुने हैं? और मुसलमानों के तो छोड़ो, मुसलमानों के वोट मांगने वाले जो लीडर्स हैं, शरद पवार साहब आते हैं मुसलमानों के पास, एनसीपी के बड़े बड़े दूसरे लीडर्स जो है, मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहिए, मुसलमानों को एजुकेशन नहीं देने का है, मुसलमानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके नहीं देने का है, सिर्फ वोट के हद तक रख डालो इनको। सभाएं की अब तक इस मुद्दे पे? नहीं, सभाएं तो हमने नहीं लिए है, क्योंकि सभाओं के लिए अभी भी मतलब थोड़ा सा हम लोग तो एहतियात कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी मतलब अभी सभाओं के लिए ये नहीं है। लेकिन हमने मीटिंग्स किए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स किए हैं लगातार कंटिन्यूअसली, बगैर खाए पिए है तो हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद फिर आएंगे और भी मीटिंग्स लेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मुद्दा जो है, मैं आपको, चूंकि आप लोगों ने अभी देखा नहीं होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम 100 सीटें लड़ेंगे करके, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा सिवाय राजपूत के और किसी के साथ कोई अलायंस हुआ नहीं है या किसी के साथ बातचीत जारी नहीं है करके। इसके ताल्लुक से अभी समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो रहा है और इससे बहुत नुकसान होगा करके। मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूं कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम, आप, असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। वरना अबू आसिम साहब, जो हाल वहां पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जो आज जेल के अंदर है, उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनकी क्या हालत तो हुई है और उनके लिए कौन खड़ा हुआ। सेक्युलर कह रहे हैं ना, मुलायम सिंह का परिवार भी है तो उनके साथ खड़ा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी है, उसके अंदर ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं इनकार कर सकता है। बिल्कुल गलत यह है कि मुसलमानों का चेहरा था, जब उनको वोट मांगना रहता था तो आजम खान को आगे खड़ा किया जाता था। आज आजम खान जेल के अंदर है, उसका परिवार जेल के अंदर है, उनकी बीवी, उनके बच्चे हैं तो आज इस तरह से परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप है तो ये सेक्युलरिज्म का है तो ढोंग रच रहे हैं हमारे सामने। मैं आसिम भाई आपको भी अनुरोध कर रहा हूं, अपनी ताकत को समझिए। गए वो दिन कि जब आप मुलायम सिंह को अपना नेता समझते थे, आप हमारे साथ आइए। कल के दिन मुलायम सिंह और आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह सकते हैं। आप उनके नीचे खड़े रहने का सोचिए मत, आप उनके साथ खड़े रहने की ताकत है आप में, हम आपको साथ देंगे। चलिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सेक्युलरिज्म का ये ढोंग जो है, ये पब्लिक अच्छी तरीके से समझ चुकी है। नतीजे जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सेक्युलर का जो ये पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है सेक्युलर वर्ड के नाम के ऊपर, अब मुसलमान उसका कैसा जवाब देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह उसकी शुरुआत होगी। मदनपुरा में जो इलेक्शन आने वाले उसका आपका क्या प्लान है? देखिए, लड़ना है
लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो वही सर आपसे ही क्वेश्चन है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लूप होल्स है जिनको पार्टी फुलफिल कर सकती है जो अभी जो रूलिंग पार्टी नहीं कर रही, अगर आप उसके बारे में कुछ सबसे बताएं। बड़ी बात है कि माइनॉरिटी के हुकूक इस सरकार ने छीना है और हम अपने अधिकार नहीं लड़ाए, मुल्क को संविधान को बचाए नहीं लड़ाए। दलित हुआ, मुसलमान हुआ, आज सबसे कमजोर तबका कमजोर से कमजोर चला जा रहा है। हमारी कोशिश होगी जितने भी कमजोर तबके हैं इनको उठाएं, उनके लड़ाई लड़ें। सर आपसे मेरा सवाल है, आपकी मुंबई